जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित पीवाईक्यू सीरीज लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे देखिए हमको 51 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करना है सीरीज को। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? तो किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? आप सभी ना क्वेश्चन के टाइटल पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन किस किस टाइप में मूव करके पूछ रहा है। और इसमें आप देखिए कि जैसे यूजीसी नेट का लेवल क्या है, फिर टीजीटी का लेवल क्या है, पीजीटी का क्या लेवल है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन काव्यशास्त्र से ही रिलेटेड है। तो आपको ये आइडिया लगेगा कि सिर्फ मैंने कोई लो लेवल का या हाई एग्जाम का नहीं, दोनों यहाँ पे मल्टी सारे हैं पीवाईक्यू। अब जैसे ये क्वेश्चन का लेवल है कि यूजीसी नेट 2020 के जून वाले 20 जून, हाँ, तो वही पूछा है शिफ्ट फर्स्ट में कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? तो किसने माना है? आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। तो पहली बात ये पता चल गई कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। भोजराज ने रीति का एक भाग अवंती को माना है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनके अनुसार विशिष्ट पदरचना रीति है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति। तो कई चीज़ें आपको पता चली यहाँ पे रीति से संबंधित कि भोजराज ने रीति का एक भाग किसको माना है? आचार्य भोजराज ने रीति का एक भाग अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। इन्होंने रीति काव्य की आत्मा माना है। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। निम्न में से कौन काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं? तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर हैं। राजशेखर की और भी रचनाएं हैं काव्य मीमांसा के अलावा, जैसे इनके द्वारा है कर्पूर मंजरी, विदुषाल भंजिका। तो अगर देखिए तो काव्य मीमांसा के अतिरिक्त राजशेखर की कर्पूर मंजरी भी है, विदुषाल भंजिका भी है। वामन जो है वो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। काव्यालंकार सूत्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो ये जो काव्यालंकार सूत्र है ये किसकी है? वामन, जो कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, उनकी रचना है काव्यालंकार सूत्र। वामन ने 3 रीतियों की कल्पना की है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। मम्मट ने 11वीं शताब्दी के आचार्य जिनकी प्रसिद्ध रचना है काव्य प्रकाश। आचार्य अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती नामक ग्रंथ लिखा। लुल्लट का उल्लेख भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के टीकाकार आचार्य के रूप में किया जाता है। तो 4-5 चीजें आपको यहाँ पे पता चलती है। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विदुषाल भंजिका, ये सभी राजशेखर की रचना है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। 3 रीतियों की बात करते हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। मम्मट जिनके द्वारा काव्य प्रकाश लिखा गया, 11वीं सदी के कवि हैं। अभिनव भारती अभिनव गुप्त के द्वारा रचित है। लुल्लट का उल्लेख भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के टीकाकार आचार्य के रूप में होता है। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो रस गंगाधर इनके रचयिता पंडित राज जगन्नाथ हैं। संस्कृत साहित्य पर प्रौढ़ कृति है इनकी रस गंगाधर। इनका समय लगभग 17वीं सदी है ना। और रस गंगाधर की टीका नागेश भट्ट ने लिखी है। तो रस गंगाधर की टीका किसने लिखी है? नागेश भट्ट ने लिखी है। और जो ये अप्पय दीक्षित हैं, अप्पय दीक्षित के अलंकार ग्रंथ चित्र मीमांसा की खंडात्मक आलोचना चित्र मीमांसा खंडन नाम से पंडित राज जगन्नाथ ने किया। तो पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर है। इसके अलावा उन्होंने जगन्नाथ जी ने, जो कि 17वीं सदी का समय माना जाता है, जिनके रस गंगाधर की टीका नागेश भट्ट ने लिखी थी, इन्होंने अप्पय दीक्षित का जो अलंकार ग्रंथ था चित्र मीमांसा, उसकी खंडात्मक आलोचना चित्र मीमांसा खंडन नाम से की है। तो इसको ध्यान रखना है। चित्र मीमांसा का इन्होंने खंडन किया है चित्र मीमांसा खंडन से। और वो किसकी रचना थी? चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित की थी। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भामा, भरत, जयदेव, वामन। आचार्य भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। किसको? आचार्य भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। नाट्यशास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 मानी है रसों की संख्या। अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता है? अभिनव गुप्त जो है वो किस रस सूत्र के व्याख्याता है? आरोपवाद, अनुमानवाद, अभिव्यक्तिवाद, मुक्तिवाद। अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है। इनके सिद्धांत का नाम अभिव्यक्तिवाद है। इनके दार्शनिक मत शैव दर्शन है। अभिनव गुप्त ने रस की अवस्थिति सामाजिक होकर के मानी है।
निम्न विकल्पों में से संगत विकल्प का कौन सा कथन सही है? प्लेटो, विरेचन, क्रोचे, अभिव्यंजना, कार्ल मार्क्स सहजानुभूति, हीगेल यथार्थवाद। निम्न विद्वानों के साहित्यिक सिद्धांत इस प्रकार हैं: क्रोचे अभिव्यंजनावाद, प्लेटो प्रत्यय सिद्धांत, हीगेल द्वंद्वात्मक, कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद। तो जो ये क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है, तो पुस्तक है इनका क्रोचे, इनका है न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक्स। प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत, गणतंत्र, लॉज, इयॉन। देखिए प्लेटो की रचनाएं हैं, गणतंत्र भी हैं, गणतंत्र है, लॉज है, इयॉन है। हीगेल द्वंद्वात्मक पद्धति की बात करते हैं, प्रपंच शास्त्र। कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद, दास कैपिटल। निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? भामा, कोलानंद, दंडी, जयदेव। तो भामा, दंडी, जयदेव अलंकारवादी आचार्य हैं। भामा भी हैं, दंडी भी हैं, जयदेव भी हैं। लेकिन एक कोलानंद जो है ये योग वैज्ञानिक अनुसंधान के, योग का जो वैज्ञानिक अनुसंधान उसके अग्रदूत हैं। काव्य अलंकार भामा की है तथा काव्यादर्श दंडी की है, जयदेव का चंद्रालोक है। और ये तीनों ही अलंकार शास्त्र। अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है? दंडी, कुंतक, विश्वनाथ, मम्मट। तो दंडी अभी हमने देखा था कि काव्यादर्श दंडी का है, जयदेव का चंद्रालोक है, भामा काव्य अलंकार। तो अलंकारवादी आचार्य इनमें से दंडी हैं। अलंकारवादी में भामा भी आते हैं, दंडी भी आते हैं, रुद्रट भी आते हैं, भोज भी हैं, जयदेव भी हैं, अप्पय दीक्षित भी हैं। कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के हैं, कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक थे। और कुंतक का ग्रंथ भी वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम। मम्मट काव्य प्रकाश, मम्मट ध्वनिवादी हैं। विश्वनाथ साहित्य दर्पण, इस ग्रंथ में विश्वनाथ ने 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को माना है। तो जो 10वें रस के रूप में वात्सल्य को माना, साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने माना है। धर्म कथा, पुरावृत्ति या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? धर्म कथा, पुरावृत्ति या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? धर्म कथा है, पुरावृत्ति, पुरा कथा है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? देव कथा, मिथक है, मिथास है, मौखिक है। तो धर्म कथा है, पुरावृत्ति जब कभी भी सुनते हैं हम कथा वृत्तांत, धर्म कथा है, पुरावृत्ति या पुरा कथा, तो क्या मान के चलते हैं उसको? किस शब्दावली में उसको क्या एक्सप्लेन करते हैं? तो धर्म कथा है, पुरावृत्ति, पुरा कथा, इसके लिए आलोचना की शब्दावली में उसको कहते हैं ये सब मिथक है, झूठा है। प्राचीन पुरा कथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करे वो मिथक कहलाता है। जो प्राचीन चीज़ें थी, पुरानी धारणाएं थी, उनको नवीन स्थितियों में अगर नया अर्थ दे दे और मिथक कहलाता वो। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? मिथक के द्वारा। और ये देखिए यूपीएचएससी में आया हुआ है, ये 2021 वाले यूपीएचएससी है ना, विज्ञापन नंबर 50 में आया होगा ये क्वेश्चन। तो ये आया था, वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? मिथक के द्वारा, प्रतीक के द्वारा, बिंब के द्वारा, कल्पना के द्वारा। तो वस्तु है, घटना है, व्यापार है, गुण है, विशेषता है, विचार है, इन सभी साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि बिंब के द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतरण है, जिसका क्या मतलब है? मूर्त रूप देना। जैसे हम कोई भी चीज़ बैठे हैं, इमेजिनेशन कर ले, कल्पना कर ले, हाँ ऐसी वो चीज़ें होती हैं। तो बिंब शब्द क्या? अंग्रेजी के इमेज, बिंब, जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर बनता है। एक काव्य आंदोलन के रूप में बिंबवाद का प्रवर्तन जो है उसका श्रेय किसने? अंग्रेजी कवि टी ई ह्यूम को जाता है। बिंबवाद का जो प्रवर्तन है एक आंदोलन के रूप में टी ई ह्यूम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल F.S. फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझना है, बिंबवाद के प्रवर्तन का श्रेय अंग्रेजी कवि टी ई ह्यूम को जाता है, लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि उनके अनुसार F.S. फ्लिंट, जो F.S. फ्लिंट है बिंबवाद के प्रवर्तक वो हैं, शुक्ल जी ऐसा कहते हैं। बाकी तो टी ई ह्यूम को माना जाता है। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? प्रतीकवाद, एमिल जोला, जीन मोरे, किट्स, जेम्स जॉइस। तो देखिए 2021 की यूपीएचएससी में जिस लेवल का क्वेश्चन आया था, अभी भी
51वां विज्ञापन चल रहा है और आगामी परीक्षाओं में वो भी शुमार है। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चन को बहुत ही बारीक से अध्ययन करना है कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन यहाँ पे क्रमशः पूछे जा रहे हैं। और मतलब एकदम ही नॉर्मल तो क्वेश्चन है ही नहीं, अगर देखा जाए तो थोड़ी आपसे गहराई की मांग करने वाले ये प्रश्न है। अब जैसे प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? तो प्रतीकवाद की समस्त घोषणा करने वाले विचारक जीन मोरे थे, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक। और ये 1886 ईस्वी में कवि जीन मोरे ने कैसे किया? तो फिगारो नामक पत्र में प्रतीकवाद का एक घोषणा पत्र प्रकाशित कराया। फिगारो नामक पत्र में प्रतीकवाद का एक घोषणा पत्र प्रकाशित कराया, जिसमें उसने ये कहा कि प्रतीकवाद ही एक ऐसा शब्द है जो कला में सृजनात्मक प्रवृत्ति को भली भांति व्यक्त करता है। तो समझना है कि प्रतीकवाद घोषणा करने वाले विचारक हैं जीन मोरे ने जो है घोषणा की। और सन 1886 ईस्वी में कवि जीन मोरे ने फिगारो नामक पत्र में प्रतीकवाद का एक घोषणा पत्र प्रकाशित कराया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रतीकवाद ही एक ऐसा शब्द है जो कला में सृजनात्मक प्रवृत्ति को भली भांति व्यक्त करता है। लोंजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? पोएटिक्स ऑन द सबलाइम, मोरल फिलॉसफी, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। तो लोंजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? लोंजाइनस ने उदात्तता का विवेचन ऑन द सबलाइम ग्रंथ में किया है। पोएटिक्स ऑन द सबलाइम, मोरल फिलॉसफी, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस। तो लोंजाइनस ने जो उदात्तता का विवेचन ऑन द सबलाइम में किया है। लोंजाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बताने वाले तत्वों पर विचार करते हुए सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि वे उदात्त को काव्य का श्रेष्ठ बनाने वाले तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाले तत्व हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ था पेरियुपसस। तो लोंजाइनस उदात्तता का विवेचन सबलाइम में किया और वो उदात्त को काव्य का श्रेष्ठ बनाने वाले कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख ग्रंथ पेरियुपसस के लेखक भी हैं। किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहज अनुभूति को अभिन्न माना है? यानी पाश्चात्य विचारक है कला और सहज अनुभूति उसको अभिन्न माना है। तो बेनेडितो क्रोचे ने कला और सहज अनुभूति को अभिन्न माना है। बेनेडितो क्रोचे कला और सहज अनुभूति को। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं एस्थेटिक, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक्स। क्रोचे प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, आत्मवादी भी माने जाते हैं। क्रोचे आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं मानते हैं। इन्होंने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। तो बेनेडितो क्रोचे। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? रीति के आधारभूत तत्वों के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? रीति के आधारभूत तत्वों के रूप में वामन का दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी है, कथ्यवादी, शिल्पवादी, रसवादी। तो रीति के मामले में वामन कैसा विचार रखते हैं? रीति के मामले में वामन का विचार विशुद्ध सौंदर्यवादी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय विद्वानों ने 8वीं सदी माना है। वामन ने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। काव्यालंकार सूत्र है इनका। विशुद्ध सौंदर्यवादी उसको मानते हैं। और इनके 3 भेद हैं। वैदर्भी बोले तो ललिता, रीति गौड़ी पुरुषा, रीति पांचाली। भरत मुनि के अनुसार रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का मतलब क्या होता है? तो भरत मुनि के अनुसार रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति आचार्य भट्ट लोलट ने माना है। आचार्य भट्ट लोलट को भारत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता के तौर पे जानते हैं। शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमति, भट्टनायक ने भुक्ति तथा अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति को माना है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन नहीं है। मार्क्सवादी जो साहित्य चिंतन है उसके अनुसार क्या कथन सही नहीं है? कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है। अनुभव या बोध के कलात्मक अंकन की प्रतिभा जन्मजात रूप में प्राप्त नहीं होती। यथार्थवादी चित्रण यथार्थ के मात्र नकल है। कला के अभिप्राय, संदेश, सार्थत्व, रूप, शिल्प में बदलाव होता रहता है। यथार्थवादी चित्रण यथार्थ के मात्र नकल है। यथार्थवादी जो चित्रण है यथार्थ के मात्र नकल है। यह कथन मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त नहीं है। यथार्थवादी चित्र यथार्थ के मात्र नकल है, ये कथन मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार सही नहीं है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स साम्यवाद या मार्क्सवाद एक ही विचारधारा के 2 नाम है, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद कहते हैं। मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समीक्षक में कौन आते हैं? लुकाच है, लेनिन है, माओ से तुंग है। लुकाच, लेनिन, माओ से तुंग, ग्रामसी, कार्डवेल, जॉर्ज थॉमसन, बेंजामिन गोल्डमैन, एर्डानो आदि हैं।
यथार्थवाद और मार्क्सवादी आलोचना के संबंध और साहित्य में यथार्थ चित्रण के विषय में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की समझ के लिए एंगल्स का ये कथन उल्लेखनीय है कि मैं इस बात के लिए आपको दोष नहीं दे रहा कि आपने विशुद्ध समाजवादी उपन्यास नहीं लिखा। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है। मैं जिस यथार्थवाद की बात कर रहा हूँ वह लेखक के विचारों के बावजूद भी कृति में आ सकता है। लेखक के विचार जितने ही अप्रकट रहे उतना ही कलाकृति के लिए अच्छा होगा। इसे मैं यथार्थवाद की बड़ी भारी विजय मानता हूँ। साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषय का संगत कथन क्या है? साहित्य के महत्व के संबंध में जो मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक असंगत गलत कथन है। मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित देखिए क्या गलत है। साहित्य वर्गों के बीच विचारधारात्मक संघर्ष में महत्वपूर्ण अंग है। साहित्य श्रमिक वर्ग व जनसाधारण की शिक्षा और चेतना में योगदान देता है। साहित्य शोषकों की शक्ति को मजबूत बना सकता है। वर्ग अचल व अपरिवर्तनशील होते तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। वर्ग अचल व अपरिवर्तनशील होते तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। यह साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषय का असंगत कथन है। मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करता है और द्वंद्वात्मक जो है उसका संबंध प्रकृति और जगत के नियम से है। प्रकृति और जगत के नियम से है इनका द्वंद्वात्मक भौतिक, और जबकि ऐतिहासिक मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या से है। साहित्य के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण मूलतः लोक मंगलवादी था। साहित्य के प्रति मार्क्सवाद क्या सोचता था? पूर्णतः लोकवादी। इस दृष्टि के अनुसार जब तक समाज में व्यक्तिगत संपत्ति है हम सच्चे मानवतावादी नहीं बन सकते। मार्क्सवाद शुरू से ही कहता है कि कुछ तबके के लोग हैं जो एक तबके को सता रहे हैं, तो इनका द्वंद्वात्मक कहता है कि प्रकृति और जगत के नियम की व्याख्या और ऐतिहासिक जो है मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या। और ये कहते हैं कि साहित्य के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण लोक मंगलवादी है। इस दृष्टि से मानवता हमारे अंदर तभी रहेगी अगर हम कोई भी चीज़ अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की बात करते हैं तो हम सच्चे मानवतावादी नहीं हैं। सच्ची कला का जन्म, सच्चा कला जो होता है वो जन्म वर्गहीन समाज में ही संभव है, जहाँ छोटे बड़े कोई नहीं है। वर्ग विभाजित, जहाँ वर्ग में बटा समाज हो वहाँ पे कला बुजुर्गों की ही कला हो सकती है। माओ से तुंग का मानना था कि साहित्य की रचना श्रमिकों, किसानों, सिपाहियों और देहाती बुजुर्गों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। उसकी सार्थकता समाज के इसी वर्ग से जुड़ने में है। मार्क्सवादी आलोचना का ऐतिहासिक महत्व इस बात में है कि उसके द्वारा कला के लिए सिद्धांत का विरोध और उन्मूलन हुआ है। इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में है? इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है। इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? विचारधारा मात्र का निषेध। उपयुक्त कथन साहित्य शास्त्र की उत्तर आधुनिकतावाद आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है। उत्तर आधुनिकतावाद शब्द अंग्रेजी के पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी पर्याय है। इसकी अवधारणा की उत्पत्ति के संबंध में दो चीज़ें प्रचलित हैं। अवधारणा की उत्पत्ति तीसरी दुनिया के देश निकारागुआ में हुआ। इस अवधारणा की उत्पत्ति साम्राज्यवादी देश अमेरिका व यूरोप में हुआ। आधुनिकतावाद पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न हुआ था, वैसे ही उत्तर आधुनिकतावाद उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था से उपजा। वहाँ पूंजीवाद व्यवस्था के केंद्र में औद्योगिकरण उत्पादन थे, वहीं उत्तर पूंजीवाद व्यवस्था के केंद्र में प्रौद्योगिकी था और उपभोक्तावाद बाजार था। उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकास या विकसित होने के कारणों में क्या शामिल नहीं है? जो बात का यानी उत्तर आधुनिकतावाद सोच बढ़ा है तो कौन सा ऐसा कारण था जो उसको बढ़ाने में काम नहीं किया? भूमंडलीकरण, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर अध्यारोपण, सूचना का साम्राज्यवाद, साहित्य की दृढ़ता के साथ स्थापन। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो वो तो विचार बढ़े ही। संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर अध्यारोपण हुआ, सूचना का साम्राज्यवाद, डिजिटलीकरण बढ़ा, हर एक चीज़ बढ़ा। लेकिन साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन, उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापना ये शामिल नहीं है। शेष विकल्पों के कथन उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में है। ज्या फ्रांकोइस ल्योतार को उत्तर आधुनिकतावाद का जनक मानते हैं। इनको ज्या फ्रांकोइस ल्योतार को। ल्योतार ने लिखा है कि ज्ञान की अवस्था बदल जाती है जब समाज उत्तर औद्योगिक युग में और संस्कृति
आधुनिक युग में प्रवेश करती है। यदि प्रौद्योगिकी के विकास में ज्ञान के स्वरूप उसके अर्जन और वितरण में आमूलचूल परिवर्तन किया है तो उपभोगवाद ने बाजार को केंद्रस्थ कर दिया है तथा वे दोनों परस्पर संबंधित है। आज पूरा विश्व एक बाजार बनता जा रहा है। यही तो ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण है। उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन तो सिर्फ उत्तर आधुनिकतावाद से आरपीएससी असिस्टेंट में पूछ लिया गया है 2020 वाले पेपर में, पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम। तो उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के बारे में बताना है कौन सा कथन गलत है। संस्कृति व कलाकृतियाँ भी उत्पाद्य हो गई। वैशिष्ट का महत्व कम व संख्या का महत्व ज़्यादा हो गया। रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं। आइडियोलॉजी की जगह टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बढ़ने लगा। तो आप देखेंगे इसमें सी जो है ना वो कथन सही नहीं है। रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर कहाँ रहा, प्रसार व सफलता पर नहीं, ये कथन तो गलत है। आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में ये कथन गलत है। फ्रेडरिक जेम्सन ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर लॉजिक एंड लेट कैपिटलिज्म में लिखा है कि उत्तर आधुनिकता को तो पूंजीवाद के विकास के लिए जाना जाता है, और जहाँ पे पूंजीवादी विकास हो, उपभोक्तावादी पूंजी हो, वृत्त पूंजीवाद हो, तो ऐसे में विचारधारा अंततः क्या है? इतिहास का अंत, आलोचक की मृत्यु। समग्र रूप से ये जो समय है ना वो 3 केंद्रीय तत्व माने जा सकते हैं। समग्रतावादी सार्वभौमिक सत्यों को नकार देना, तर्कवाद को नकार देना, आधुनिकतावाद ये ऐसी स्थिति में था। साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता। साहित्यिक पाठ है, आलोचनात्मक पाठ है, दोनों में कोई भेद नहीं होता। यह विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन दृष्टि के निकट है? कल्पना सिद्धांत, विखंडनवाद, अभिव्यंजनावाद, परंपरा और निर्वैयक्तिकता सिद्धांत। साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता। यह विचार विखंडनवाद चिंतन दृष्टि के निकट है कि साहित्यिक पाठ है, आलोचनात्मक, कोई अंतर नहीं है। विखंडनवाद जो कि जॉक देरिदा माने जाते हैं, इसके विखंडन को समझने के लिए पाठ को समझना जरूरी है। पाठ से मतलब वही संरचना जो चिन्हों को अर्थगर्भित व्यवस्था से निर्मित करे। संरचना मोटे तौर पर इन्होंने 2 प्रकार की बताई, एक साहित्य से इतर पाठ होता है, एक साहित्यिक पाठ होता है। दोनों प्रकार की रचनाएं अपने अपने पाठ के रूप में अलग अलग विशिष्ट होती हैं। विखंडन जो है वैचारिक रूप से मानता है कि आलोचना लेखन का एक तरीका है, आलोचना लिखित रूप में, जिससे चीज की तलाश तो नहीं की जाती बल्कि क्या होता है, एक रचनात्मकता होती है चीज़ों को निकालना, क्योंकि जिस तरह रचना पाठ में अर्थ का निर्माण करती है उसी तरह आलोचना भी पाठ में अर्थ का निर्माण ही करती है। अतः रचना और आलोचना दोनों ही किसी पाठ में अर्थ के निर्माण के 2 तरीके हैं, छोटे न बड़े, दोनों समान हैं। साहित्य में विखंडनवाद, कई क्वेश्चन विखंडनवाद से भी आया है। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं जॉक देरिदा, सुधीर पचौरी, कार्ल मार्क्स, ऑफ और लेविस। तो साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य कौन है? उद्भावक साहित्य में जो विखंडनवाद है उसके उद्भावक आचार्य जॉक देरिदा माने जाते हैं। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य जॉक देरिदा माने जाते हैं। देरिदा का जन्म 1930 से 2004 ईस्वी अल्जीरिया में एक यहूदी परिवार में हुआ था। देरिदा के गुरु का नाम फूको एल्दोरस। देरिदा ने विखंडन के विचार को हेडगर, हर्सले और हीगल के विपरीत विकसित किया। देरिदा की प्रसिद्ध पुस्तक ऑफ ग्रामेटोलॉजी तथा राइट एंड डिफरेंस 1978। साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित में से कौन सा है? 20वीं सदी का चौथा दशक, 5वां दशक, छठा दशक, 7वां दशक। तो साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में जो विखंडनवाद है उसके उभार का महत्वपूर्ण काल कौन सा है? विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल 20वीं सदी का 7वां दशक है। विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल 20वीं सदी का 7वां दशक है। विखंडनवाद के प्रवर्तक फ्रांसीसी दार्शनिक जॉन देरिदा हैं। विखंडन डिकंस्ट्रक्शन का हिंदी अनुवाद है या पारिभाषित पद नहीं है या निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। इसे पाठ की नवीन पद्धति, आलोचना की नवीन दृष्टि तथा अर्थमीमांसा की नवीन प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। जॉन देरिदा ने विखंडन को नवीन अर्थ दिया है। विखंडन पाठ आधारित अवधारणा है। भाषा में लिखा जा रहा हर पाठ विखंडन ही होता है। विखंडन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाठ की गहराई में ऐसे अर्थों तक पहुंचा जाता है जो गौड़ बना दिए गए हैं। विखंडन 1970 से 80 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में खूब लोकप्रिय हुआ। प्लेटो के संबंध में गलत कथन क्या है?
कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता तो ईश्वर है। तो प्लेटो के संबंध में गलत कथन क्या है? कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है। क्या जो ज्ञानी है वही कविता करता है? तो ये कथन सही नहीं प्लेटो के संबंध में। शेष कथन प्लेटो के संबंध में सही है कि काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा से। भाई काव्य तो कभी ज्ञान से तो आता नहीं है। आपने किसी भी कवि को देखा होगा, वो मन, उनकी भावनाएं जो जितनी आहत होती हैं या जिस प्रकार, मतलब एक कवि की बात की जाए तो उसमें ज्ञान का बहुत ज़्यादा वो नहीं है। काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं। तर्क से कविताएं नहीं निकलती हैं। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता तो ईश्वर है। तो प्लेटो का जन्म 427 से 347 ईस्वी पूर्व एथेंस में हुआ था। प्लेटो का मूल नाम अरिस्टोक्लिस था। प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाओं में देखिए इयॉन है, लॉज है, रिपब्लिक है, गॉर्गियोस है, फिलेबुस है, एपोलॉजी है, सिम्पोजियम है। तो इयॉन है, लॉज, रिपब्लिक, गॉर्गियोस, फिलेबुस, एपोलॉजी, सिम्पोजियम। प्लेटो जो है वो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्लेटो ने अपने इयॉन नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है। इयॉन में उन्होंने किया है। इसने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया है। प्लेटो के अनुसार कभी काव्य सृजन दैवी शक्ति से प्रेरित होकर करता है। काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजेज संज्ञा दी कि म्यूजेज। प्लेटो का कहना है कि सभी प्रकार के समर्थ कभी अपनी काव्य रचना किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा द्वारा नहीं बल्कि दैवीय शक्ति से प्रेरित एवं अभिभूत होकर करते हैं। यानी कवि कर्म किसी वैज्ञानिक पद्धति पर अवलंबित नहीं है। प्लेटो के अनुसार कवि में सृजन की क्षमता का प्रादुर्भाव अलौकिक शक्ति के रूप में होता है, कलात्मक सिद्धि के रूप में नहीं होता है। प्लेटो ने क्या नहीं माना है? कला में अनुकरण की बात, कलाओं के पारस्परिक संबंधों व वर्गीकरण की बात, कलाओं में आदर्श की बात, न्याय, सौंदर्य व सत्य की प्रतिष्ठा की बात, चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग नहीं मानना। प्लेटो ने चिंतन को, कि बिना चिंतन मनन के हम कला साधना करें, इसको आवश्यक नहीं मानना, ये कथन गलत है। कला की अनुकरण की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को जाता है। कला का जो अनुकरण है उसकी उद्भावना का श्रेय प्लेटो को जाता है। वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्या तत्व का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की। प्लेटो ने यूनानी शब्द मिमेसिस अर्थ अनुकरण, मिमेसिस मतलब कि अनुकरण, तो मिमेसिस अर्थात ये अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी अर्थ में किया। उनके अनुसार अनुकरण में मिथ्या तत्व रहता है जो हेय है। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य है आदर्श राज्य निर्माण। उनके कला संबंधी विचार भी आदर्श नागरिकों की शिक्षा के संदर्भ में है। कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी है। कला कैसा होना चाहिए? उपयोगितावादी, नैतिकतावादी। प्लेटो का जो कला विषयक जो दृष्टि है, कला विषयक विध्यात्मक या मानकीय, अर्थात प्लेटो बताना चाहते कि कला कैसी होनी चाहिए। तो कला में अनुकरण की बात भी करते हैं, कलाओं के पारस्परिक संबंध व क्लासिफिकेशन की बात भी करते हैं, आदर्श की, न्याय, सौंदर्य और सत्य की प्रतिष्ठा की बात करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ तक क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा, क्योंकि इससे आपको पता चल रहा कि अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही गहराई की मांग की जाती है। तो कंटिन्यूअस इसको सुनते रहो। और चैनल पे काव्यशास्त्र संबंधी एक और भी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे फैक्चुअल जो है हर एक, जैसे अलग अलग विद्वानों के मतानुसार जो भी चीज़ें हैं पाठ्यक्रम में, तो कुछ सीरीज वहाँ पे कराई गई है, तो उसको भी देखें। काव्यशास्त्र से संबंधित और भी कंटिन्यूअस सीरीज आती रहेगी, है ना। तो काव्यशास्त्र को भी इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में नंबर में बढ़त बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आज के लिए इतना ही। हिंदी और प्राइवेट टेलीग्राम है, वहाँ से आप ज़रूर कनेक्ट हों, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे शेयर की जाती हैं। तो आप बराबर मुझसे कांटेक्ट में बने रहने के लिए वहाँ पे ज़रूर संपर्क करें। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।